नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय के साथ आए हैं और ये जो नया विषय है आप देख पा रहे होंगे क्या है। ये NCFT है। हम इसमें ये जानेंगे कि NCFT क्या होता है, NCFT का मतलब क्या है। सिंपल वे में कहा जाए तो आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा किसके लिए, तो शिक्षा के लिए है ये, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। NCFT का मतलब क्या है? NCFT का मतलब यदि बताने का प्रयास किया जाए तो इसको कहा जाता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अब इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो दस्तावेज है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। आखिर इस दस्तावेज में कहा क्या जाता है, ये चीजें हम जानेंगे और इस पे आते हैं और देखते हैं कि शिक्षा नीति जो 2020 है किन किन पक्षों पे जोर दिया गया है, ये क्या होता है। इसको हम देखते हैं कि शिक्षा का एक नया सवेरा दिया गया है और शिक्षा का नया सवेरा में कहा जाता है कि रटने से समझने तक की एक वैचारिक यात्रा ही हमारा NCFT का मेन उद्देश्य है। और इसमें कहा जाता है कि NCFT 2009 और NCF 2005 यानी फोकस पेपर यानी पोजीशन पेपर की बात की जा रही है मैथमेटिक्स पेडागोजी की। मैथमेटिक्स पेडागोजी के माध्यम से शिक्षक और शिक्षा का कैसे पुनः निर्माण किया जाए, इसको लेकर इस डॉक्यूमेंट्स में बातें कही गई है। आगे हम देखेंगे कि पुरानी शिक्षा प्रणाली, इसमें एक डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे पुरानी शिक्षा प्रणाली की दरारें क्या थी और NCFT की आवश्यकता क्या है। एक शब्द आया है यहां पे पुरानी शिक्षा की प्रणाली की दरारें, वो चीजें क्या है, वो टर्म्स क्या है, तो वो देखेंगे कि रटने पर जोर दिया जा रहा था, यानी केवल ज्ञान केवल किताबों और सूत्रों को याद करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षक केंद्रित प्रणाली यानी टीचर सेंट्रिक की बात की जाती है। बच्चों की रुचि, अनुभव और वास्तविक जरूरतों की पूरी तरह से अनदेखी कर दिया जा रहा था। आगे हम देखेंगे गुणवत्ता का अभाव था, लैक ऑफ क्वालिटी, यानी हम FLN की बात करते हैं, हम TLM की बात करते हैं, लेकिन क्या FLN और TLM क्या ये कक्षाओं तक पहुंच पाता है? क्या हमारे सभी शिक्षक साथी क्या अपने अपने क्लास में FLN और TLM की मदद से अपनी कक्षाएं ले पाते हैं क्या? आखिर दिक्कतें क्या आती है, उसको ध्यान में रखते हुए NCFT की आवश्यकता को लाया गया, ताकि ये जो समस्याएं आपको दिख रही है, रटने पर जोर देने की प्रणाली हो, शिक्षक केंद्रित प्रणाली हो या गुणवत्ता का अभाव हो, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को कैसे मिलेगा, इस पे हम बातें कर ही रहे थे कि आगे आप देखेंगे NCFT 2009 में शिक्षक प्रशिक्षण का आधुनिक एक रोड मैप बताया गया है। ये रोड मैप क्या है? इस रोड मैप की बात की जाए तो आप देखेंगे एक तरफ कि शिक्षक शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है, यानी टीचर एजुकेशन में चेंज करने की बात कही गई है, यानी आधुनिक तौर पे आज के समय के लिए क्या परफेक्ट है उन सभी चीजों को सम्मिलित करने की बात कही गई है और कहा गया है कि आधुनिक और प्रभावी प्रशिक्षण होना चाहिए, वही आधुनिक तरीके से। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, इसको हम लोग चाइल्ड सेंटर अप्रोच कहते हैं। चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात की जाती है कि विद्यार्थी को सेंटर में रखना है। हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, समालोचनात्मक थिंकिंग की बात की जाती है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का कैसे बच्चों के अंदर विकास होगा उस पर भी फोकस किया गया है। और समावेशी शिक्षा को भी अपने कैरिकुलम का पार्ट बनाया जाना चाहिए। कहा गया है कि यह जो दस्तावेज है शिक्षकों के बदलते समाज की जरूरतों के अनुसार तैयारी करने का एक ब्लूप्रिंट है। ये कैसा ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट के तौर पे यदि आप देखेंगे तो आधुनिक शिक्षा के 4 मूलभूत स्तंभ बताए गए हैं, यानी एजुकेशन के 4 पिलर्स की बात की जाती है। 4 पिलर्स की यदि आप बात करेंगे तो पहला जो पिलर है हमारा चाइल्ड सेंट्रिक है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म है, बच्चों को सोचने का अवसर देना चाहिए, कुछ नया करने का अवसर देना चाहिए। उसको हम जानते हैं कि निर्माणवादी अप्रोच को मुझे फॉलो अप करना है। विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है।
कहा जाए तो सिंपल सी बात कि लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, CWSN, ये एक टर्म्स होता है, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी हमारे कॉमन क्लासेस की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी विशेष जरूरत वाले बच्चे जो गरीब और अलग पृष्ठभूमि सहित सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए भी NCFT को लाने की आवश्यकता महसूस की गई है। साथ ही हम देखते हैं सामाजिक संदर्भ, जो पढ़ाने की जो एक पद्धति है, जो विद्यालय करिकुलम की बात की जाती है, वो विद्यालय तक सिमट कर न रह जाए। कहा जाता है कि एजुकेशन जो है वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, एजुकेशन हमेशा टू वे कम्युनिकेशन में चलता है। एक लिसनर होता है और एक स्पीकर होता है। यानी अब यहां जो बातें कही जा रही है कि शिक्षा को वास्तविक जीवन और समाज से जोड़ना है। विद्यालय में तो हम थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें बच्चा कहां सीखता है। बच्चा जो है सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी का अंग है, हमारे समाज के बीच में रहता है, तो समाज से कुछ तो सीखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यालय जो है समाज में होता है और समाज हमारे विद्यालय के अंग होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक की नई भूमिका क्या है। नई भूमिका को हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि शिक्षक की नई भूमिका मिला है, एक वैचारिक प्रतिमान और विस्थापन की बात कही जा रही है। पहले क्या था और अब क्या है, इन चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। पहले कहा जाता था कि शिक्षक का काम क्या था, तो शिक्षक का काम था ज्ञान देने वाला, यानी नॉलेज ट्रांसमीटर का काम करते थे। जबकि आज के एजुकेशन सिस्टम कहता है कि टीचर का काम क्या है, फैसिलिटेटर का काम है, मार्गदर्शक का काम है, बच्चों को गाइड करने का काम है। आगे हम देखेंगे तानाशाही और कठोर रवैया को लोग अपनाया करते थे। पहले क्या था, ऑथोरिटेशन की बात की जाती है, तानाशाही और कठोर माहौल की बात की जाती थी। लेकिन आज के समय में कहा जा रहा है लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करेंगे हम। आगे देखेंगे टेक्स्ट बुक फोकस्ड होकर लोग बच्चे को पढ़ाते थे। किताबी नॉलेज देने से बच्चों के अंदर ज्ञान का निर्माण नहीं होता है। कभी भी यदि हम अप्रोच की बात करेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड एंड फील्ड वर्क अप्रोच की बात करते हैं। डर से अनुशासन नहीं आता है, अनुशासन कभी भी आता है सोचने और समझने के लिए प्रेरित करने से हमारा अनुशासन का निर्माण होता है। आगे आप देखेंगे इसमें और बातें कही गई है कि शिक्षक प्रशिक्षण का ढांचागत कैसे बदलाव हुआ है। आपको पता होगा एक समय था हमारा बीएड का करिकुलम 1 साल का हुआ करता था। हमारे सिस्टम को आभास हुआ कि नहीं, इसको 2 साल करने की आवश्यकता है, कुछ स्पेस देने की आवश्यकता है, कुछ टीचिंग एप्रिसिएशन की आवश्यकता है। और कहा गया कि बीएड को 2 वर्ष का किया गया ताकि विषय की गहराई समझी जा सके, और साथ ही उसमें इंटर्नशिप को भी शामिल किया गया। स्कूल अनुभव को अनिवार्य बनाया गया और महत्वपूर्ण बनाया गया। साथ ही कहा गया प्रायोगिक दृष्टिकोण, यानी किताबी ज्ञान से हटकर बीएड और डीएलएड को अधिक व्यवहारिक बनाया जाए, तब जाके बच्चा कुछ इनोवेटिव वर्क कर पाएगा। कुछ आज का समय आईसीटी का है, हम आईसीटी की बात करते हैं और आईसीटी हम क्लास तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कहा जाता है कि शिक्षा में आईसीटी का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे एक परिपूर्ण शिक्षक के 4 आवश्यक घटक होते हैं। कहा जाता है कि कोई भी शिक्षक हो, कोई भी हमारे टीचर हो, कहा जाता है कि 4 चीजें उनका हमेशा साथ रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट नॉलेज का। कोई भी शिक्षक हो उसके पास भरपूर कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट के साथ साथ हम बात करते हैं कि पेडागोजिकल स्किल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मेरा प्रोफेशनल एथिक्स, यानी शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है, क्या ईमानदारी होता है, कैसे वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निभाते हैं, उसको भी लेकर ध्यान दिया जाता है। और कहा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक शिक्षक बच्चों को प्रोफेशनली रूप से बिहेवियर चेंजेस की बात करता है। बाकी कुछ बदले या ना बदले, बिहेवियर जरूर बदलना चाहिए। इसलिए एक प्रेरक, सहायक और सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा आपको यहां पे थॉट दिख रहा है, सिद्धांत से अभ्यास तक। वे कौन से प्रिंसिपल की बात की जा रही है कि कहा जा रहा है कि सिद्धांत से अभ्यास तक नए शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
ये चुनौती कैसा है, इस चुनौती को हम थोड़ा देखते हैं। और कहा जा रहा है कि एनसीएफटी 2009 ने शिक्षक की पूरी भूमिका को बदल दिया है। टीचर की क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उन सारी चीजों को बदल के रख दिया है। और कहा गया है कि यह नया मार्गदर्शक शिक्षक, यानी पहले नॉलेज ट्रांसमीटर का काम करते थे, अब फैसिलिटेटर का काम करेंगे ये, यानी मार्गदर्शक शिक्षक। एनसीएफ 2005 जो पोजीशन पेपर के सिद्धांत का उपयोग करके गणित जैसे जटिल और डरावने माने जाने वाले विषय को कैसे पूरी तरह से बदल देता है, एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। ये चुनौती इसलिए भी है कि हम क्लास से बच्चों को बाहर भेजते हैं ताकि बच्चा सोसाइटी से कुछ सीखे। हम कम्युनिटी वर्क कराते हैं ताकि बच्चा वहां पे टाइम दे सके और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ जानने का प्रयास करे। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गणित शिक्षा का वर्तमान संकट क्या है। बच्चों के अंदर आज भी डर बना रहता है, आज भी बच्चों के अंदर डर बना रहता है। और हम देखते हैं, आप देखेंगे गणित शिक्षा का वर्तमान संकट है रटने पे जोर देना। अब बच्चा केवल रट रहा है, उसको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। कहा जा रहा है कि केवल फॉर्मूला और नियम याद करना, फॉर्मूला और नियम को हम कहा देते हैं याद करने के लिए बच्चा रट लेता है। एक बहुत बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम की समस्या है ये। और कहा जा रहा है बिना समझे किसी भी चीज को रट लेना, उसको नॉलेज नहीं माना जा सकता है। दूसरा है वास्तविक जीवन से दूरी, यानी गणित को दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। बच्चा नंबर सिस्टम पढ़ता है, बच्चा त्रिकोणमिति पढ़ता है, और इसको रियल लाइफ में पूछा जाता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, कैसे है, बच्चा बताता है सर मुझे नहीं पता। आखिर हम क्यों पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। हमारे रियल लाइफ में त्रिकोणमिति का क्या यूजेज है मुझे नहीं पता। हमारे रियल लाइफ में नंबर सिस्टम का क्या यूजेज है मुझे नहीं पता। जबकि उसके रियल लाइफ से चीजों को जोड़कर बताने की आवश्यकता है कि है, आवश्यकता है, यह हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कंटेंट है। आगे देखेंगे परीक्षा का तनाव। परीक्षा के तनाव की बात करते हैं। पूरी पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। केवल पेपर पास कर लेना ही जीवन की सफलता नहीं माना जाना चाहिए। और परिणाम में आप देखते हैं बच्चों में गणित का गहरा डर रहता है, यानी मैथ्स एंजाइटी इसको बोलते हैं। बच्चा करता है लेकिन कॉन्फिडेंशियल नहीं बोलता है, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या है विषय के प्रति अरुचि होना, इंटरेस्ट का ना होना भी सबसे बड़ी समस्या है। आगे हम देखते हैं और देखेंगे एनसीएफ 2005 का लक्ष्य गणित को रोचक और सरल और तार्किक बनाना। जब हम बात करते हैं आप देखेंगे यहां पे एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या रखा गया है कि गणित को रोचक, सरल और तार्किक बनाना है। जब हम रोचक बनाने की बात करते हैं, सिंपल बनाने की बात करते हैं, लॉजिकल रूप से तार्किक बनाने की बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कि उत्तर से अधिक प्रक्रिया पे जोर देना है, यानी उत्तर से अधिक प्रोसेस पे जोर देने की बात कही गई है। बच्चा क्वेश्चन तो कर लेता है, उसको प्रोसेस नहीं पता होता है। वो प्रोसेस कैसे करना है, जबकि ज्यादा जोर मुझे प्रक्रिया पर ही देना होता है। अब यहां जो है प्रोडक्ट केवल सही उत्तर देना नहीं होता है, मेन मकसद है एजुकेशन का बच्चों के अंदर प्रोसेस सिस्टम को समझाना। 2+2 4 होता है, बच्चा बता देता है, लेकिन जब हम बात करते हैं 2 जो नंबर्स है उसको किसी ऑब्जेक्ट से जोड़ने का, 2 जो नंबर है किसी अन्य वस्तु से जोड़ने का। जैसे मान लीजिए हम उससे बात करते हैं 2 आम और 2 आम, कितने आम होंगे तो 4 आम होंगे। बच्चा रियल ऑब्जेक्ट से जैसे कनेक्ट करता है, मुझे लगता है कंटेंट वो समझना स्टार्ट कर देता है। आगे हम देखेंगे कहा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस होना चाहिए। प्रक्रिया जो है एक फंक्शन होता है
जहां कहा जाता है कि एक प्रक्रिया समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। दूसरा होता है लर्निंग फ्रॉम एरर, यानी बच्चा प्रोसेस के अनुसार सीखे, गलती से ना डरे, गलती से सीखे। कहा जाता है कि लर्निंग फ्रॉम एरर्स, यानी गलतियां जो होती है सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चा गलत करेगा, पुनः सीख लेगा, ये दंड का कारण नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो हमारा है सक्रिय भागीदारी का, चाइल्ड पार्टिसिपेशन का। बच्चों को कक्षा में सवाल पूछने और खुलकर चर्चा करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम किसी बच्चा को रोक नहीं सकते हैं कि आपको नहीं बोलना है। शिक्षा का मतलब ही होता है बोलना ही है। आगे हम देखेंगे, और जीवन से जुड़ा गणित, अमूर्त से मूर्त की ओर। इसमें कहा जाता है कि बच्चों को तो हम कराते हैं, लेकिन गतिविधि आधारित एजुकेशन की बात करते हैं, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। जैसे शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चा सीखेगा। साथ ही कहा जाता है कि दैनिक जीवन से जुड़ाव होना चाहिए, यानी पैसे गिनना, दिस इज अ टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। समय देखना, दिस इज अ टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। दूरी मापना, दिस इज द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। का वास्तविक उदाहरण दे और बताएं कि ये गणित है। गणित की मदद से ही हम गणना कर पाते हैं, गणित की मदद से हम जोड़ पाते हैं, घटा पाते हैं, गुना कर पाते हैं, भाग कर पाते हैं। दिस इज द योर रियल लाइफ कनेक्टिविटी। शिक्षण सामग्री, टीचर रिसोर्स। आपके कक्षा में खेल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, खेल की सामग्री होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए और चार्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बताने का काम करते हैं कि मूल्यांकन की तरफ बढ़ते हैं, जो टीचिंग का सबसे लास्ट स्टेज होता है। मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? तो स्टेज 1 में चलेंगे और हम बात करेंगे सीसी पैटर्न का। सीसी पैटर्न का हम बात करते हैं। जो सीसी पैटर्न है इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो लेयर 2 में हम देखते हैं कि कक्षा सहभागिता, सवाल पूछना और समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क भी इंपॉर्टेंट है। हम कंटिन्यू तो बच्चों का असेसमेंट करते हैं, कंटिन्यू इवैल्यूएशन का काम करते हैं। अब हमारा टास्क जो है ग्रुप वर्क की तरफ आगे बढ़ने का है। और तीसरा जो है रचनात्मक प्रोजेक्ट, मॉडल और गतिविधि का निर्माण किया जाना चाहिए। और सबसे टॉप पे होता है लिखित परीक्षा। ये तो हमारे जीवन का पार्ट है। हम कंटिन्यू टाइम टू टाइम बच्चों का कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी करते हैं। दूसरा जो है ग्रुप वर्क भी बच्चों से हम कराते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ग्रुप। और तीसरा जो होता है रचनात्मक प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट बनाने की बात कही जानी चाहिए, मॉडल बनाने की बात कही जानी चाहिए, गतिविधियां कराए जाने की बात कही जानी चाहिए। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे लिखित परीक्षा की बात होनी चाहिए। अब यहां पे जो चीजें आपको दिखाया जा रहा है, एकीकरण, आधुनिक शिक्षक और गणित के नए लक्ष्य। नए लक्ष्य की बात की जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार टीचर को क्या मान लिया गया है? फैसिलिटेटर मान लिया गया है। चाइल्ड सेंटर अप्रोच से अपनाने की बात कही गई है, तकनीक का उपयोग करने की बात कही गई है। यदि हम मैथमेटिकल गोल की बात कर लेते हैं, मैथमेटिकल करिकुलम की बात कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि मैथ्स में अब लॉजिकल थिंकिंग की बात की जानी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जानी चाहिए, फ्री मुक्त वातावरण की बात की जानी चाहिए, यानी फियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने की बात कही जाती है। क्रिएटिविटी और गणितीय भाषा का विकास किया जाना चाहिए, इसको लेकर बातें कही जाती है। और निष्कर्ष के तौर पे हम सोचते हैं कि आज का जो विद्यार्थी है, आज का जो बच्चा है, उसमें कहा जाता है कि सोचने, समझने और जीवन बदलने का माध्यम होना चाहिए। यह माध्यम कैसा होगा? आप यहां पे देखेंगे, कहा जा रहा है कि शिक्षा और गणित अब डर या केवल सूत्रों को रटने का विषय नहीं है। क्या है ये?
2009 के सही प्रशिक्षण और 2005 के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम विद्यार्थियों का समग्र विकास, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट्स के नाम से जाना जाता है, यानी 360 डिग्री इवैल्यूएशन की बात कही जा रही है, होलिस्टिक इवैल्यूएशन की बात कही जा रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट्स की बात कही जा रही है, सुनिश्चित कर सकते हैं। आउटकम में आप देखेंगे तो एक ऐसा विद्यार्थी जो केवल परीक्षा पास नहीं करता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचता है, सीखता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात कही जाती है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे हम नए वीडियोज के साथ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।